तो कहानी शुरू होती है 1995 के तमिलनाडु के गांव से, जहां जेल से कैदियों की रिहाई हो रही है और बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं उनके घर वाले और कुछ पुलिस वाले भी। पर क्यों? कि तभी जेलर साहब कैदियों से बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। कौन सी जाति का? परवर जाति साहब। चोरी का केस है? जी हाँ साहब। जा वहाँ खड़ा हो जा। जात बता। चल निकल। गलती क्या है इनकी? यही कि ये पैदा हुए। अरे ताकि इन पे फेक केसेस का चार्ज लगा के मामला रफा दफा कर दें। मतलब इन्हें अलग अलग जिलों के थानेदारों के हवाले करके उन थानों के पेंडिंग केसेस इन पे थोप के इनको वापस जेल में भेज दो, ताकि पुलिस स्टेशन के पेंडिंग केसेस खत्म हो जाए और इन्हें प्रमोशन मिल जाए। पर ये लोग हैं कौन जिनका सौदा हो रहा है? टोटल 12 कैदी हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला के। सर बहुत सारे पेंडिंग केस है सर, कम से कम 6 आदमी दे दीजिए सर। इंस्पेक्टर खुद आए हैं, प्रमोशन लिस्ट में उनका नाम है। पेंडिंग केस को जल्दी निपटाना होगा। कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ? हर बकरे पे 2-2 केस ठोक दो। तो बस जब एक केस को रफा दफा करने के लिए मोटी रकम लगती है तो इसका एक छोटा सा हिस्सा इनके सौदे में भी काम आता है और पता नहीं कितनों का परिवार उजड़ जाता है। अपने खाली टाइम पे जय भीम देखो प्राइम पे, अपने खाली टाइम पे जय भीम देखो प्राइम पे। यहाँ चेन्नई कोर्ट में है एक लॉयर सूर्या एके चंद्रू, जो सारे वकीलों के साथ स्ट्राइक पे है, मगर उसे दिखता है अपना क्लाइंट। अरे ये तो वही ट्राइबल हैं जिनके रिश्तेदारों को जबरदस्ती पेंडिंग केस पूरा करने के लिए पुलिस जेल में ले जाती है, तो ये स्ट्राइक से सीधा क्रीज पे आ जाता है। I mean, इनका केस लड़ने कोर्ट में आ जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डीजीपी के ऑर्डर्स थे कि उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स को प्रमोशन मिलेगा जिन पे कोई पेंडिंग केसेस नहीं है। तो 14 साल के पेंडिंग केसेस को कैसे रफा दफा करें? सिंपल माय लॉर्ड, 12 कैदियों पे पेंडिंग केसेस का चार्ज लगा दो जो ऑलरेडी अपनी सजा काट के निकले थे, क्योंकि ना तो उनके पास कोई एड्रेस प्रूफ है, ना ही उनके सर पे कोई रूफ है। तो इसका सीधा प्रूफ है। एक मिनट माय लॉर्ड, कुलुंजी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जो चोरी करने में बड़ा शातिर है। 20 अक्टूबर दोपहर 2 बजे पुलिस ने उसे ब्ला ब्ला बार से पकड़ा, तो इस केस को यही रफा दफा कर दीजिए और कोर्ट का टाइम बचा लीजिए। एक वकील जो खुद रोज कोर्ट में लेट आता है, उसे कोर्ट के वक्त की फिक्र होने लगी है। कमाल की बात है ना माय लॉर्ड्स। जोक्स अपार्ट माय लॉर्ड, अगर कुलुंजी को ब्ला ब्ला बार से 2 बजे पुलिस ने पकड़ा तो जेल के रिकॉर्ड के हिसाब से कुलुंजी जेल से 4 बजे कैसे निकला? क्या? अबे पिक्चर के स्टार्टिंग में नहीं देखा था क्या बे? ओके, तो जज अपना फैसला सुनाते हैं। इस केस से कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि डीजीपी के ऑर्डर्स के बाद जितने भी लोग को जेल में डाला सबको बेल मिल जाएगी। पर खेल तो अभी बाकी है। तो सूर्या कहता है 2 हफ्तों में पूरे तमिलनाडु में 7000 मासूमों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 7 हो या 7000 कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितने भी पीड़ित हो, हर एक को इंसाफ के लिए लड़ने का हक है और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए। चंद्रू एक ऐसा लॉयर है जो ट्राइबल राइट्स के लिए लड़ता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने सही कहा है, जिस दिन संविधान का गलत इस्तेमाल होगा उस दिन मैं खुद इसे जला दूंगा। तो भाई लॉ इज अ वेरी पावरफुल वेपन, पर आप इस हथियार से किसको बचाते हैं इससे जरूरी कुछ नहीं होता। अपने खाली टाइम पे जय भीम देखो प्राइम पे। तो एक दिन चंद्रू प्रोटेस्ट कर रहा था अत्याचार के खिलाफ और उससे मिलने कुछ लोग आते हैं, तो ये उन्हें अपने घर ले जाता है और पूछता है, सेंगनी अब बताओ सारी बात। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार कोनामली गांव पड़ता है यार, जहाँ ट्राइबल्स कम्युनिटी वाले लोग रहते हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे खेतों में से चूहे पकड़ना ताकि खेतों में सांप ना आए यार, और ये सांप को भी पकड़ते हैं और तो और सांप के जहर का इलाज भी करते हैं। मगर गांव वाले इनकी इज्जत नहीं करते क्योंकि ये ट्राइबल्स है ना। तुम्हें गांव में बुलाकर गलती की, इज्जत से पेश आए तो सर पे चढ़ जाओगे। तो एक दिन गांव के सरपंच की बीवी जो बप्पी लहरी जितना सोना रखती है, उसके घर आया सांप। हे राम, तो आदिवासी कम्युनिटी से राजकन्नू सेंगनी का पति जाता है सांप पकड़ने, पर इतना सारा सोना देख के शायद सांप कहीं सोने चला गया। तो लो मालकिन जी आपका झुमका। अरे यार कितना साफ दिल है इसका, पर सांप पकड़ना इम्पोर्टेंट है तो लो पकड़ लिया। पर इतना अच्छा काम करने के बाद भी कोई इससे इज्जत से बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये आदिवासी है ना यार। यहाँ राजकन्नू की बीवी सेंगनी पेट से है और सिर्फ सांप पकड़ के वो अपने होने वाले बच्चे का पेट तो नहीं पाल सकता ना। तो अपने परिवार की अच्छी परवरिश के लिए वो सुरालुर नाम के गांव जाता है ईंटों की भट्टी में काम करने। अबे देखो, इसे कहते हैं खून पसीने की कमाई, तुम्हारी तरह नहीं जो बन जाते हैं घर जमाई। जोरू को लाता तो उसको भी मजदूरी मिल गई होती ना। घर पे बैठे बैठे महारानी की तरह खाट तोड़ रही है। वो मेरे लिए महारानी ही है।
यहाँ सरपंच के घर पे पुलिस, डॉक्टर सालुके और जर्मन कुत्ते आ गए। मगर क्यों? सरपंच की बप्पी लहरी बीवी के गहने चोरी हो गए। व्हाट द शक? तो पुलिस आकर इंक्वायरी कर रही है। सरपंच जी, कौन कर सकता है आपका सामान ठस? जब से वो सांप पकड़ने वाला आया है, मुझे उसी पे है शक। अयो तू गप्पा बस। इंस्पेक्टर, मुझे भी उसी पे है शक, क्योंकि वो उस दिन बहुत रहा था हंस। तो भाई गांव के सरपंच के घर पे चोरी हुई है और पुलिस पे है ऊपर से प्रेशर। तो ये राजकन्नू के यहाँ पहुंच जाते हैं, पर राजकन्नू तो दूसरे गांव में है ना। तो ये राजकन्नू की बीवी को उठा लेते हैं जो प्रेग्नेंट है, और साथ ही साथ उसके भाई इटप्पन को भी उठा ले जाते हैं। कि तभी इटप्पन का मालिक आके बोलता है, सर रुक जाइए सर, मुझे नहीं लगता इटप्पन ने चोरी की होगी, इसके भाई ने किया चोरी। तो पुलिस इन्हें लॉकअप में ले जाके टॉर्चर करती है और पूछती है, राजकन्नू कहाँ है? कहाँ है राजकन्नू? तो अगले दिन पुलिस सुरालोर गांव जाती है राजकन्नू को ढूंढने, पर राजकन्नू तो वहाँ है ही नहीं। ओ भाई, इसका मतलब राजकन्नू ने चोरी की है। अब अगले दिन राजकन्नू बाजार से खिलौने लेके जा रहा है अपने बच्चों के लिए, और वहीं एक गांव वाला उसे देख लेता है। तो रास्ते में दो लोग उस पे हमला कर देते हैं। चोर साले, सरपंच के घर से चोरी करता है, हाँ मार साले को, मारो साले को। तो ये लोग राजकन्नू को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं, क्योंकि सरपंच के बयान के हिसाब से इसी ने चोरी की है। पर राजकन्नू बताता है उसने चोरी नहीं की, वो तो ईमानदारी से अपना काम करके अपना घर चला रहा था। पर इसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि ये आदिवासी है ना। तो अगले दिन सेंगनी, राजकन्नू की बीवी, उसके लिए खाना लेके जाती है और उसकी इस हालत को देख के रो पड़ती है। तो राजकन्नू का भाई बोलता है, भैया ये जो कह रहे हैं मान लेते हैं ना, और दर्द सहन नहीं होता। छोटे, ये जख्म एक दिन ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये चोरी का धब्बा जिंदगी भर नहीं जाएगा। अबे साले, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सेंगनी बचाओ मुझे, सेंगनी बचाओ। कहानियां खत्म नहीं हुई साहब, असली कहानी तो यहाँ से शुरू होगी। तो सूर्या AKA चंद्रू पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट्स पढ़ता है। सबसे पहले सरपंच के घर पे चोरी हुई, उसके बाद राजकन्नू, इरुतप्पन और मौसा कुट्टी को चोरी के शक में पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में रखा। लेकिन आधी रात में तीनों चुपके से पुलिस कस्टडी में से भाग गए। सर, पुलिस कस्टडी से 3 कैदी फरार हैं। वहाँ से भाग के सबसे पहले ये तीनों एक डॉक्टर के पास गए और अपना इलाज करवाया। उसके बाद फार्मेसी से दवाई ली और आखिर में सोनार के पास सोना बेच के भाग गए, जहाँ सोनार के पास वो झुमका एज एन एविडेंस है और पुलिस के पास टोटल 3 आई विटनेस है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि पुलिस कस्टडी से भागे हुए किसी इंसान को कैसे ढूंढे। तो चंद्रू कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है, हेबस कॉर्पस, मतलब जो भी इस देश में पैदा हुआ है उसको एक आजाद जिंदगी का हक है। गैर कानूनी ढंग से किसी को भी बंदी नहीं बना सकते, और अगर ऐसा होता है तो हेबस कॉर्पस के अंडर में हम उसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो कोर्ट चंद्रू की इस पिटीशन को एग्जामिन करके उसकी इस पिटीशन को कर लेती है एक्सेप्ट, और इस केस से रिलेटेड सस्पेक्ट्स, विटनेसेस और ऑफिसर्स को 3 दिन में कोर्ट में पेश होने का आदेश देती है। थैंक यू माय लॉर्ड्स। माय लॉर्ड, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। पहले ये तीनों पुलिस स्टेशन से भागे ईस्ट डायरेक्शन में, जहां अपना इलाज करवाया, फिर वहां से भागे अपोजिट डायरेक्शन में जहां फार्मेसी है, और इन दोनों के बीच पुलिस चौकी पे कोई भी नहीं था जो इन्हें धर ले। अरे कोई तो इस बात पे विश्वास कर ले, ये झूठ बोल रहे हैं माय लॉर्ड। अब केस तो चल रहा है, पर इस केस की वजह से सेंगनी पे हर जगह से प्रेशर आ रहा है। सरपंच ने तो उसका घर जलाने तक की धमकी दे दी यार। तो ये बात बताने सेंगनी सूर्या को फोन करती है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सेंगनी को बोलती है, ए चल, तेरे को साहब ने बुलाया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक सूर्या साहब नहीं बोलेंगे। तो ये सेंगनी की बेटी को उठा के ले जाते हैं। सेंगनी उनके पीछे भागती है, पर पकड़ नहीं पाती। तो सेंगनी पुलिस स्टेशन जाती है अपनी बेटी को बचाने, पर पुलिस उसे धमकी देती है, ये केस वापस ले ले, बाकी चीजों से मैं खुद लूंगा निपट। 1 मिनट, फोन पे है डीजीपी जो कहता है, 5 मिनट के अंदर अगर सेंगनी को पुलिस वैन में सही सलामत घर नहीं छोड़ा तो उधेड़ के रख दूंगा। और इसकी फटके 4। आखिर क्यों ना हो यार, क्योंकि किडनैपिंग के बाद सेंगनी ने चंद्रू को सब बता दिया था और हाई कोर्ट से सीधा डीजीपी को कॉल आ गया था। पर सेंगनी अपनी बेटी को लेके निकल जाती है और पुलिस अपनी गाड़ी लेके इसके पीछे पीछे जाती है, मतलब लिटरली पीछे जाती है यार। अब तो सरपंच जी भी शॉक में है। चचा, यही नारी शक्ति है, देखा सूर्या ने तो भक्षक को रक्षक बना दिया।
मगर अगली हियरिंग में पता चलता है कि राजकन्नू का भाई इरुतप्पन ने अपने राइस मिल ओनर को कॉल करके बोला था, साहब हम ना पुलिस को चकमा दे के भाग गए हैं, मामला थोड़ा ठंडा होते ही हम वापस आ जाएंगे, बस ये बात मेरे घर वालों तक पहुंचा देना। और सर, मैं उसका मालिक हूँ, वो 10 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है, वो उसी की आवाज थी। क्या? अगर ये बात सच है तो सेंगनी ने ये बात चंद्रू से छुपाई थी, पर क्यों? तो मित्रा कंफर्म करती है कि इरुतप्पन ने कॉल तो किया था, पर ये बात उन्हें सच नहीं लगती, क्योंकि उसको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था ना यार, क्योंकि वो तो एक आदिवासी था और मित्रा उन्हें खुद पढ़ाती थी। तो इरुतप्पन अपने मालिक को एक एसटीडी कॉल कैसे कर सकता है? तो अगली हियरिंग में चंद्रू एसटीडी बूथ के मालिक को लेके आता है, जो गवाही देता है, सर मेरे बूथ में 3 लोग घुसी थी तो मुझे थोड़ी ऊंच नीच लगी, मैं जैसे ही उनकी तरफ गई ये इंस्पेक्टर मुझे पकड़ के बोली, सर आप कंटिन्यू कर सर। अरे बाबा, अंदर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि आजकल सबको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए ना। तो वो इंस्पेक्टर बोलता है, मिलॉर्ड ऊपर से प्रेशर था और हम अंडर प्रेशर थे, इतना प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो हमने झूठ बोल दिया, आई एम सॉरी मिलॉर्ड। तो चंद्रू जाता है इस बात पे भड़क और कहता है, माय लॉर्ड, एक सॉरी क्या इनके पति को ढूंढ सकता है? मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ एक अलग इंक्वायरी टीम की जो इस केस को सॉल्व करे। तो चंद्रू रिकमेंड करता है आईजी प्रकाश राज को और कोर्ट चंद्रू की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। मगर आईजी प्रकाश राज वो है जो पुलिस के तौर तरीके सही मानते हैं, क्योंकि कभी कभी भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। एक स्कूल की लड़की ने मुझे एक दफा एक खत लिखा। एक गली का गुंडा उसे रोज छेड़ता था, अगर घर पर बताती तो हो सकता है परिवार उसे स्कूल जाने से रोक देता। ये बात कोई और नहीं जानता था। ना कंप्लेंट रजिस्टर हुई, ना कोई FIR। मैं लीगल एक्शन लेता तो कैसे लेता? तभी मैंने अपने दिल की सुनी। मैंने उस टुच्चे गुंडे की एक एक करके सारी उंगलियां तोड़ दी। जब तक जिंदा रहेगा अपनी बीवी को छू भी नहीं पाएगा। आई नो आई वॉज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेकिन अगर मैं एक स्कूल जाने वाली बच्ची की रक्षा नहीं कर पाया तो इस वर्दी का क्या फायदा बोलो? तो चंद्रू आईजी को उन लोगों से मिलवाता है जो पुलिस ब्रुटैलिटी के शिकार रह चुके हैं। जब मैं शिकार करके लौटा तब वहाँ पुलिस खड़ी थी, उन्हें मैंने प्रणाम किया। मेरे सामने बेखौफ खड़ा होकर प्रणाम कर रहा है, ऐसा बोलकर मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे 3 साल की सजा दिलाई। लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ा और बहुत मारा, फिर मुझ पर मोटरसाइकिल की चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे जेल में डाल दिया। इनकी कहानी सुन के आईजी प्रकाश राज इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सभी लोगों से पूछताछ करते हैं कि तभी पास के थाने में से एक रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट मिलती है, जिसमें विक्टिम की बॉडी किसी ने भी क्लेम नहीं की और उसका डिस्क्रिप्शन राजकन्नू से मैच हो जाता है। ओह शिट, इसका मतलब राजकन्नू मर गया पर रोड एक्सीडेंट से, या फिर ये एक मर्डर है। तो अब सारा केस यहाँ आके फंस चुका है, आखिरकार चोरी किसने की और सोना कहाँ है? अगर पुलिस की सुने तो राजकन्नू ही चोर है और अगर सेंगनी की सुने तो राजकन्नू बेकसूर है। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। भेदभाव का शिकार काफी लोग होते हैं, ये सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं, गांव में भी होता है। बात अपर कास्ट या लोअर कास्ट की नहीं है, बात है इंसानियत की, इक्वालिटी की। हम रोजमर्रा में ऐसी चीजें देखते हैं और सुनते हैं, पर जब कोई मूवी हमें रियलिटी चेक दे देती है, उस चीज को हम एक्सेप्ट करके ठीक नहीं करते, उल्टा उस पर सवाल उठाते हैं। यहाँ बात किसी की इज्जत बेइज्जती की नहीं है, यहाँ बात है इंसानियत की, और इंसाफ सबको मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब आगे की पिक्चर में क्या हुआ वो देखने के लिए Amazon प्राइम पे जाओ यार और जय भीम देखो, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने सही कहा है, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि विकास का उल्टा सर्वनाश कभी भी तुम्हें विद्वान नहीं बना सकता। और कहानी खत्म। हमसे ही सख्त बड़ी है, कैसी फिर ये सकता है, जो रक्षा को हमारी उनसे ही डर लगता है। कैसा भी काम किसी का क्या ही फर्क पड़ता है, रब ने है सबको बनाया, हम सब के सब इंसान। तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, जातिवाद में पढ़ के फिर क्यों बनते सब नादान है। सबके हैं हक अपने, सबका ईमान है, देश नहीं ये किसी एक का, सबका हिंदुस्तान है। जय भीम जय भीम, तूने सबको हक दिलाया। जय भीम जय भीम, तूने ऊंच नीच को मिटाया। जय भीम जय भीम, तूने सबको हक दिलाया। जय भीम जय भीम, तूने ऊंच नीच को मिटाया। जय भीम
भीम जय भीम, तूने सबको हक है दिलाया। जय भीम जय भीम, तूने ऊंच नीच को मिटाया। जय भीम जय भीम, तूने सबको हक है दिलाया।